ये उसी कहानी चल रही। सबको ठीक आवाज आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं, ठीक है। अब टॉपिक हम पढ़ रहे हैं क्या? फिलहाल टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्री के लिए भी और भविष्य में मेंस के लिए भी। उत्तराखंड में हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ दिया उत्तराखंड में वन कैसे हैं और वनों का जो वर्गीकरण है वो कैसा है। अब हम कहाँ पहुंच गए? हमने ये भी पढ़ दिया यहाँ IFSR कैसी है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। अब हम पढ़ने वाले उत्तराखंड में वन आंदोलन। आज तो क्लास ये प्लस इसके बाद 2 क्लास है, और कल को मेरी क्लास नहीं, मेरी मंगलवार को है। और इकोलॉजी एनवायरमेंट, इकोलॉजी एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर्स, एक क्लास 2-2.5 घंटे की ये है कल, और एक क्लास है हिस्ट्री की, 2-2.5 घंटे की ये है। सिलेबस दमादम आगे जाए, ठीक है। और उसके बाद जो लोग लोअर पीसीएस वाले हैं, और जितना हम ये पढ़ चुके हैं, ये बैच अलग है यूके पीसीएस का, कुछ लोग लोअर वाले भी हैं, उनका है टेस्ट मेंस एग्जाम का, ठीक, जिसमें उन्हें आंसर लिख के भेजने जहां भी वो बैठे हों वहां से। क्लियर? केवल व्हाट्सअप करना। तो अब टॉपिक क्या है? वन आंदोलन, फॉरेस्ट मूवमेंट। तो आप कॉन्सेप्ट समझ जाए, फैक्ट तो पीडीएफ में लिख के आपको सारे दे दिए वास्तव में। अब हुआ क्या? उत्तराखंड पे राज चल रहा था गोरखाओं का। किसका? गोरखाओं का। 1790 से कुमाऊं में, और 1804 से, 1790 कुमाऊं में, 1804 से गढ़वाल में। और गोरखाओं ने अंग्रेजों के साथ भी पंगा ले लिया, और ब्रिटिशर्स का एक क्षेत्र जिसका नाम था बुटवल, उस पे आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर लिया। बहुत उपजाऊ जमीन थी। जब अंग्रेजों ने छुड़वाने के लिए बुटवल को कौन भेज दी? एक कंपनी। तो 25 ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों को गोरखाओं ने मार दिया। उसके बाद ब्रिटेन वालों ने अर्थात अंग्रेजों ने यहाँ हमला कर दिया, और यहाँ का राजा सुदर्शन शाह भी इन गोरखाओं को हरवाने के लिए और इन पे हमला करवाने के लिए अंग्रेजों से आग्रह कर रहा था। तो अब हमला कर दिया, इन्हें हरा दिया। और 1815 में इस राज्य में इस राजा को ये कहा कि युद्ध में खर्चा रखा 7 लाख रुपये का, या तो आप 7 लाख रुपये दे दो और अपना राज करो, और नहीं तो आधा राज्य तुम्हारा और आधा राज्य हमारा। अब इतना हिस्सा अलकनंदा से पूरब का ये कहां पहुंच गया? ब्रिटिशर्स के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। और ये कहां पहुंच गया? टिहरी के राजाओं के पास, इसमें से भी देहरादून मसूरी को छोड़कर। अब आधे हिस्से में राज किसका है? टिहरी के राजाओं का, और आधे में किसका है? अंग्रेजों का। आधे से भी कम में टिहरी है। राजा इस बात की मिन्नत करता रह गया कि युद्ध में खर्चा रखा बहुत ज्यादा, उसकी पूर्ति हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम पे केवल इतनी दया कर दो कि जो श्रीनगर का राजमहल है वो हम पे छोड़ दो, ताकि हम दोबारा जाके वहां बस सके। लेकिन इन्हें हराने के बाद कर्नल एडवर्ड गार्डनर ने यह कहा, कुमाऊं का पहला कमिश्नर उत्तराखंड में, कि अब हम किस पे कब्जा करेंगे? ये श्रीनगर हमारा, हम खाली नहीं करने के। तो ये आदमी जिद पे अड़ गया, इसके पास कोई विकल्प नहीं था। तब मजबूरी में जाके 28 दिसंबर 1815 को इन्होंने सुदर्शन शाह ने टिहरी की स्थापना की। राजा के पास पैसे नहीं है, नगर बसाना है, ठीक क्या? तो इसने दुनिया भर के कर लादने शुरू कर दिए, लोग परेशान होते चले गए। कब की बात है? 1815 की। राजमहल की नींव रखी, राजमहल पूरा ही होकर ना दे, पैसा था ही नहीं। 30 साल में जाकर राजमहल पूरा हुआ, ठीक। तो दरिद्रता का जीवन जी रहे थे कौन? टिहरी के राजा। और इनकी लालच और कर से लोग परेशान थे, और बराबर में ही अंग्रेज इन्हें नए नए आइडिया दे रहे थे। आइडिया क्या? अंग्रेजों ने तुरंत बैठते ही 1815-16 में
1516 में इन्हें एक नया आइडिया दिया जिसका नाम था क्या? भू बंदोबस्त, लोकल लैंग्वेज में चकबंदी, लैंड सेटलमेंट। कि जमीनें पहले जो लोग यहां रहते हैं उनके नाम करो बाकायदा और फिर उनसे लगान लेना शुरू कर दो। तो इन लोगों ने भी सेम काम शुरू कर दिया इनसे चेक कर करके। तो अब ब्रिटिशर्स लगातार इन्हें आइडिया दे रहे थे और ये उनसे भी एक कदम आगे जाना चाह रहे थे। तो हुआ क्या? स्टार्टिंग में टिहरी रियासत में केवल 3 शहर थे। आप बातों को समझे, फैक्ट तो ऑटोमेटिक दिमाग में रहेंगे। टिहरी की रियासत में पहले केवल 3 शहर थे, जिनमें एक था टिहरी शहर जो बसाया गया था बाकायदा। 2 और के नाम नोट कर दो फिलहाल, देवप्रयाग और उत्तरकाशी। ये बात पीडीएफ में नहीं है, कृपया लिखें। टिहरी रियासत में केवल 3 प्राचीन शहर थे। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम था बाड़ाहाट और ये कौन था? देवप्रयाग। बाकी छोटे मोटे कस्बे थे बस। ठीक, अब इसके बाद 3 नए शहर बसाए गए टिहरी के राजाओं ने। तो टिहरी में कुल 6 बड़े शहर थे प्रारंभ से लेके अंतिम तक, कीर्तिनगर, प्रतापनगर और नरेंद्रनगर। कीर्तिनगर, प्रतापनगर और नरेंद्रनगर। तो जब तुम देखोगे इनकी यात्रा, जब तक ये सिमटे रहे यहां और इनका जीवन कटता रहा भयंकर गरीबी में, तो इन पे 30 साल तक तो अपना राजमहल ही नहीं बना। और फिर तुम कह रहे यहां तो नए शहर भी बस गए। तो बस ये यात्रा है नए शहरों की और धन की लूट की। यानी जिस टिहरी रियासत पे प्रारंभ में केवल 3 शहर थे, एक बसाने में 30 साल लग गए अपने राजमहल को बनाने में ही, उसके बाद बसाते हैं ये 3 नए नगर। तो ये कहानी है टिहरी के आधुनिक होने की और यहाँ पैसे की बाढ़ आने की। और ये बाढ़ कैसे और कौन लाया, देखो जरा कहानी। टिहरी के अंदर 1850 में एक शिकारी आया ब्रिटेन से, जिसका नाम था फ्रेडरिक विल्सन। फ्रेडरिक विल्सन, ध्यान रखना। ऐसी लूट थी, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी भी घूम गई और सारा ब्रिटेन हिल गया इस लूट से, और तुरंत ही इसकी टक्कर पे अपने आदमी भेजने शुरू कर दिए। तो फ्रेडरिक विल्सन शिकारी आता है उत्तराखंड में और यहाँ के राजा कौन, सुदर्शन शाह को इस बात के लिए मनाता है कि वनों का जो व्यावसायिक महत्व है वह बहुत ज्यादा है। आप इन्हें लकड़ी के पेड़ ना समझे तो पैसे खड़े आपके पास। अर्थात राजा को सबसे पहली बार वनों का जो व्यावसायिक महत्व है, कमर्शियल इंपोर्टेंस, वो किसने बताई? फ्रेडरिक विल्सन ने। उसने कहा हम डबल काम करेंगे। क्या? कि आप इन वनों का ठेका हमें दे दो, वनों को तो काट के हम आपको आपका क्या देंगे, जितने में ठेका मिलेगा वो, और प्लस हम यहां बुवा देंगे क्या? तो यहां सेब, सेब तो बुआए कहां पर? हरसिल में, उत्तरकाशी। ठीक, आलू कहां बुवा दिए? मसूरी बेल्ट के अंदर। और दालें कहां बुवा दी? जौनपुर क्षेत्र से अन्य तक दालें। यानी सेब, आलू और दालों की खेती शुरू करवा दी। अब जहां ये बोए जाएंगे वहां जो वन होंगे उन्हें काटना पड़ेगा। तो अब वनों की कटाई शुरू हुई और जंगलों की कटाई का ठेका सुदर्शन शाह से किसने ले लिया? जल्दी में आप ना हम, आप एक बार कहानी सुनो और ये कहानी दिमाग में छप जाएगी, जिम्मेदारी है। सुदर्शन शाह से वनों का ठेका ले लिया
फ्रेडरिक विल्सन नाम के शिकारी ने, प्राचीन काल में उत्तराखंड में दो ही आदमी आया करते थे ब्रिटेन से, या तो वो पर्वतारोही आया करते थे घूमने वाले अंग्रेज पहाड़ों में, या कौन आते थे बड़ी मात्रा में, शिकारी जिन्हें शिकार करना था। और ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कौन थे, इनके सहयोगी। क्योंकि यहाँ क्या सुविधा थी इनके पास, सुविधा ये थी सामान कौन ढोएंगे फ्री में, कुली उत्तराखंड के। 1850 से लेकर और 1864 तक वनों का जो ठेका था वो किसने ले लिया, फ्रेडरिक विल्सन ने। किससे, राजा से। और राजा के पास कुछ धन आना शुरू हुआ। अब इसके पश्चात, इतनी बात आप नोट कर दो, नोट्स में है नहीं, ठीक। वनों का ठेका, टेंडर ले रखा था किसने, फ्रेडरिक विल्सन ने। बिल्कुल सब टिहरी की बात चल रही है, क्योंकि आंदोलन टिहरी से जन्म लेते हैं, वहीं से स्टार्ट होते हैं आंदोलन है क्या, और उसके बाद चलते हैं पूरे उत्तराखंड में। तो वन पट्टे ले लिए, लीज, इसे आप क्या बोल सकते हो, वनों की लीज फ्रेडरिक विल्सन के पास रही। अब फ्रेडरिक विल्सन ने इसी दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी को यह कहा कि आप यहां रेलवे का विकास कर दो। ऐसा करने का ईस्ट इंडिया कंपनी का भी एक कारण था, क्या, कि जितने भी रेलवे के ट्रैक बिछते थे उनके ऊपर फट्टे लगते ट्रैकों के बीच में, वो फट्टे जिस लकड़ी के लगते थे वो लकड़ी भी कहाँ थी, इन्हीं के पास। रेलवे के अंदर जितनी भी लकड़ी लगती साइडों में, चाहे स्लीपर जिस पे लोग बैठते, वो भी कहाँ थी, इन्हीं के पास। चाहे वो लकड़ी अंगू की थी या देवदार की थी इत्यादि, जो बहुत बेस्ट क्वालिटी की थी। तो रेलवे को, ईस्ट इंडिया कंपनी को मना लिया कि उत्तराखंड तक क्या ले आओ, रेलवे। तो देहरादून में, कोटद्वार में, रामनगर में, काठगोदाम में और टनकपुर तक रेलवे आई। काठगोदाम, लकड़ी को ढोने के लिए रेलवे आ गई। कहां तक, आपके विकास के लिए नहीं कि आपको लेके आना यहाँ पे। पूरे यूरोप में रेलवे बहुत रफ्तार से बढ़ रही थी, पूरे वर्ल्ड में डिमांड थी लकड़ियों की और सप्लाई पूरे वर्ल्ड में हो रही थी, और पूर्ति करने के लिए वन क्या थे, कम, ऐसे वन जो पर्वतीय भागों में हो। तो अब इस लूट में ईस्ट इंडिया कंपनी भागीदार बन गई और रेलवे कहां तक ले आई, यहां तक। अब ये बात स्टार्टिंग के जो राजा थे वो कैसे थे, कम पढ़े लिखे, कम समझ पाए। तुरंत ही अगला राजा आया जिसका नाम था भवानी शाह, इसका लड़का। इसे लगा कि तो मामला ठीक नहीं है, अंग्रेज बना रहे क्या हमारा, पागल, हमें पैसे देने रहे, यहां लकड़ी को लेने कौन आ रही, रेल, तो इसका मतलब कीमती सामान होगा तभी लेने आ रहे। तो तुरंत ही भवानी शाह ने राजा को, किसे कहा, विल्सन को, कि ठेका लेना हो तो हम लेंगे 10,000 रुपये साल, 10,000 रुपये वार्षिक। तो 1865 से 1885 तक का ठेका 20 साल के लिए, 10 साल एक बार, 10 साल एक बार दे दिया। किसे, फ्रेडरिक विल्सन को। लेकिन इस बार रकम कितनी थी, 10,000 रुपये वार्षिक, जैसे आज के 10 करोड़ में भी उससे फालतू ही ना हो जाए, यानी इतनी बड़ी रकम। यानी उस समय के जमाने में जबकि ये बात चल रही है, 1 रुपये में आप कहीं चले भी जाओ आ भी जाओ, 100 आने की बात चल रही है। और ये 100 आनों में आप खाना पीना, कपड़ा, शॉपिंग, आना जाना सब कर सकते थे उस जमाने में। आज नहीं होता, कितने में भी, 10,000 में भी, ठीक। तो अब जो राजशाही थी और उसके ठाठ थे वो भयंकर होते चले गए। राजाओं के पास पैसा ही पैसा, और वो दमादम बसा रहे कभी नगर, और उनकी विलासिता और पैसे को लोग क्या मानने लगे, चमत्कार, की इतना भयंकर पैसा। यानी अब शुरू हुआ राजाओं की अयासी का युग। किससे, इस जंगलों कटाई से। और राजा दुनिया भर में घूम रहे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं, राजमहल एक छोड़ नया बसा दिया। अब जब इन्हें लगा, इसके बाद इस रियासत का सबसे पहला और सबसे पढ़ा हुआ राजा कौन,
प्रताप शाह, क्योंकि पैसे अब आ चुके थे और बच्चे पढ़ने कहाँ जा रहे थे? मेयो कॉलेज अजमेर, मेयो कॉलेज अजमेर। उस दौर का और आज भी भारत के सबसे बेस्ट स्कूलों में से एक है। जैसे दोनों स्कूल तो बहुत बाद में बना, ये उससे बहुत पहला है। ठीक, तो कहाँ पढ़ के आए? मेयो कॉलेज अजमेर में। और आते ही इन्हें पता लगा वन तो बहुत कीमती सामान है, तो क्या लुटवा रहे? 10,000 रुपए में ही। इन्होंने तुरंत ही ये खेल बंद करवा दिया और 1885 में वनों का जो लीज थी वो समाप्त कर दी। और क्या कहा कि ये वनों वाला काम तो हम खुद भी कर लेंगे, ट्रेन यहाँ आ चुकी है, लदवाना है, मजदूर ये काम कर रहे हैं, ऑर्डर लेना है, माल कटवाना और लदवाना, पैसे अपने कहाँ आएंगे? अपने पास। तो इनका ठेका रद्द और कमांड अपने हाथ में। तब टिहरी में 1885 में प्रताप शाह ने इनकी लीज समाप्त कर दी और 1885 में टिहरी में वन विभाग की स्थापना की। तो टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कर दी। किसने? प्रताप शाह ने। क्वेश्चन चल रहे, ध्यान रखना जरा आप। टिहरी में 1885 में क्या बन गया? वन विभाग। ठीक, और संपूर्ण टिहरी रियासत को 4 रेंज और 23 बीट में डिवाइड कर दिया। 4 रेंज पे 4 रेंजर, और इनके ऊपर जो सबसे मुख्य आदमी हैं पूरे फॉरेस्ट को देखने वाला, वो पद आज भी है और पहले भी था, मुख्य वन संरक्षक, चीफ कंजर्वेटर। तो जो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट था, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, मुख्य वन संरक्षक, वो बना दिया अपने ही साले को, मियां हरि सिंह। मियां हरि सिंह। ठीक, और अब वनों की लूट और राजाओं का लालच एकदम सामने आना शुरू हो गया। तो मियां हरि सिंह बन गए क्या? उत्तराखंड में टिहरी रियासत के पहले वन संरक्षक। सवाल ध्यान से सुनना जरा बस। पहले वन संरक्षक खुद कौन थे? रियासत के राजा के साले, मियां हरि सिंह। अब एक बात बताओ, जब जंगलों की लूट करनी है आपको, तो लूट करने के लिए पहले तो ये पता करो जंगल है कहां तक के लूट ले हम। तो तब खेल शुरू हुआ वनों की पैमाइश, यानी जो भी वनों की बाउंड्री है, वन सीमा निर्धारण। तो अब जो वनों की सीमा थी वो कहां पहुंच गई? घरों के दरवाजों तक, कि यहाँ के बाद सारे वन है, जितना होगा सब हम काटेंगे, तुम ना काट ले कुछ भी, बिल्कुल भी। और कंडीशन ये आ गई कि लोग परेशान, एक काम तो परेशान करने वाला ये, और एक क्या था? एक करते ये चकबंदी, लैंड सेटलमेंट। क्या? एक तो वनों को लेकर दिक्कत है, एक भू प्रबंधन। राजा कई कई बार, एक गांव है उसके बाहर पहले सबके चक कटे। ठीक, ये एक गांव है, ये इसका है, वो उसका है, ये इसका है, ऐसे करके अब इनकी लगान शुरू, लाओ पैसे। ठीक, यानी एक तो कोई खेती करता हो तो उसे भी देनी पड़ेगी लगान। और जो जंगल हैं वो कहाँ है? सारे बिल्कुल गांव के खेतों के बराबर तक। यानी जंगलों की सीमा कहाँ जा रही? लगातार बढ़ते बढ़ते गांव की ओर को। गांव के लोग हो गए परेशान, जितने पशु हैं अगर चराना हो तो कहाँ लेके जाएंगे? जंगल में। पशु को लेके जाएंगे जंगल में, लकड़ी हो, चारा हो इत्यादि कहाँ से लाएंगे? जंगल से। तो अब समस्या, यहां आंदोलन शुरू। ऐसे आंदोलन का जो सबसे पहला केंद्र बना उसका नाम था, इन समस्याओं ने उत्तराखंड में वन आंदोलनों को जन्म दिया। तुम समझ गए बैकग्राउंड? उत्तराखंड में वन आंदोलनों की पृष्ठभूमि बताइए, तो ये पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड। इसके बाद शुरू होते हैं उत्तराखंड में वन आंदोलन, जिन आंदोलन को ढंडक भी कहा जाता है। यह नाम किसने लिया ही नहीं, यहाँ पे किसका नाम ले रखा था लोगों ने? ढंडक। ढंडक कहते थे किसे? वन आंदोलन को। तो टिहरी रियासत में हुए वन ढंडक कौन कौन से हैं,
इनका नाम बहुत जरूरी है। टिहरी रियासत के वन ढंढक। तो अब कौन कौन ऐसे वन ढंढक हैं? 1 2 3 4। टिहरी रियासत के 100 साला ढंढक, बहुत लंबे चले ये। ठीक, अब लिखो जरा कुछ के नाम इनमें से। ठीक, इनके नाम से पहले एक छोटा सा काम और कर दो। प्रताप शाह के बाद एक राजा आया, कौन? कीर्ति शाह। इसने इस लूट को और भयंकर बढ़ा दिया। एक रानी हुई गुलेरिया, उसने कहा वनों की सीमाओं को मापना बंद कर दो, लोग परेशान हो चुके हैं, और बार बार चकबंदी ना करो, लोग परेशान हैं। रानी गुलेरिया ने, जब ये आदमी छोटा था, ये काम रुकवा दिया, लेकिन ये जवान हुआ, कमांड इसके हाथ में आई, भयंकर लालच, और वो राजाओं के पैसे कहाँ से पूरे हो रहे थे? वनों से और लगान से। तो इसने उनकी बात मानी नहीं, और 1892 के अंदर फिर शुरू दोबारा कर दिया। क्या खेल? यही 1892 में एक तो नया भू प्रबंधन और नया वन कानून, कानून लाओ कि सीमा पहुंच गई वहां वहां तक, ये सब लागू कर दिया। और समस्या इतनी बढ़ गई कि लोग हो गए इनसे परेशान। इन्होंने एक और काम कर दिया, जरा नोट करो। अब बात क्या थी? अगर गांव में अधिक आदमी पशु रखेंगे, एक तो आदमी कम पशु रखे, दूसरा ज्यादा पशु होंगे तो ज्यादा पशु कहाँ पहुंचेंगे? जंगलों में। जंगलों के ऊपर अधिक डिपेंड होंगे, इससे जंगलों को नुकसान होगा। तो राजा ने एक आदेश जारी कर दिया कि कोई भी आदमी एक जोड़ी बैल, एक जोड़ी बैल, एक भैंस और एक गाय से अधिक नहीं रख सकता। इसे कहते हैं लालच की पराकाष्ठा। यानी अब तुम्हें क्या रखना हम बताएंगे, इससे अधिक किसी ने भी अगर एक पशु भी रख दिया, अगर इससे अधिक किसी ने एक पशु रखा, तो हर पशु पे क्या लेंगे हम? 1 रुपया। यानी हर पशु पे हम टैक्स लेंगे 1 रुपये प्रति पशु के हिसाब से। 1 रुपये का पशु भी नहीं है, यानी जितना वो पशु नहीं उससे इतना बड़ा खल तो क्या तुम्हें टैक्स। तो लोग हो गए इनसे परेशान। और एक कर था क्या, जब ये लगातार वनों की सीमाएं बढ़ा रहे थे, तो अब वनों से अगर कोई गुजरता, तो यहाँ क्या बनी पड़ी? वनों में चौकिया। तो अगर यहाँ से कुछ भी कोई लेके जाएगा तो उसे देना पड़ेगा कर। अगर कोई जानवर लेके जाएगा अपने भी, तो उसे देना पड़ेगा एक कर। उस कर का नाम था क्या? पूछड़ी कर। पूछड़ी कर। जनता इससे भयंकर परेशान कि अब तो अपने किसी को जानवर खरीदना हो और कहीं लेके जाना हो, और दुर्भाग्य से वो कहाँ चला जाए, वनों को होता हुआ, तो टैक्स देगा। तो लोग इनसे परेशान थे, पूछड़ी कर या अन्य। अब समस्या बढ़ती चली गई और यहां आंदोलन पे आंदोलन होते चले गए। ठीक है। अब उत्तराखंड के महत्वपूर्ण आंदोलन कौन थे, इनके नाम लिख दो बस खाली। रवाई व कड़ाकोट। ये पीडीएफ में है नहीं, आप नोट करो इसे। रवाई व कड़ाकोट ढंढक 1901। 1901। कुंजणी वन ढंढक, कुंजणी वन ढंढक 1905 से कब तक चला? 1906 तक। खास पट्टी
खास पट्टी ढंडक। खास कहाँ चला था? टिहरी में ही, तभी नाम क्या पड़ा? खास। खास पट्टी 1906-7, 2 साल तक चला। सकलाना क्षेत्र, सकलाना क्षेत्र ढंडक 1911 से 13, 1911 से 13। कड़ाकोट डुंगसिर, कड़ाकोट डुंगसिर ढंडक 1920 से 25, 1920 से 25। और अंतिम में छठा, रवाई या तिलाड़ी कांड 1930, 30 मई। आ जाओ। ठीक क्या? ये थे यहाँ के मुख्य ढंडक। अब ये क्या चीज थे, इनके बारे में मुझे लिखवाना आपको कुछ चीजें। ये आप नोट करो बिल्कुल आराम से। क्वेश्चन है, क्या आया क्वेश्चन? कि निम्न में से किस वन ढंडक या वन आंदोलन का संबंध टिहरी रियासत से है? तो ये सारे किसके आंदोलन है? टिहरी रियासत के। ठीक क्या? तो अब इन आंदोलनों में कुछ खास पॉइंट हैं बस। टिहरी का राजाओं की लूट और उससे उत्पन्न वन आंदोलन। तो सबसे पहले में अभी बताया था कि रानी मना कर रही है, उसने 1892 के अंदर अपने राज में वन पैमाइश बंद कर दी। लेकिन जैसे ही छोटा बच्चा बड़ा हुआ और राजा बना, उसने पैमाइश खुद शुरू कर दी, प्रताप शाह ने। वो माना नहीं। और 1897 के आसपास आंदोलन खड़े होने शुरू हो गए और 1901 में कौन हो गया? रवाई। रवाई एक ऐसा कस्बा था जो पहले ब्रिटिश के अंदर में था, अंग्रेजों के अंडर में। जब उन पे इस पे राज चलाए नहीं, यहाँ रोज आंदोलन या अन्य सामान उन्होंने सौंप दिया किसे? ये टिहरी का राजाओं को। तो ये रवाई है टिहरी में आंदोलनों की धरती, जहां आंदोलन चलते ही रहे कहीं ना कहीं। तो राणा, नाम नोट कर दो बस खाली उस आदमी का जो इस आंदोलन का नेता था। राणा रणदीप सिंह, रणदीप सिंह ने ये आंदोलन चलाया यहां के वन कानून और भू प्रबंधन के विरुद्ध, टिहरी रियासत के विरुद्ध। तो टिहरी रियासत के समय कौन कौन से वन ढंडक हुए थे? कौन थे ये? 6। ठीक, कल को मिनट्स देना पड़े आपको, सिस्टमेटिक लिखना, कहानी लिखनी और ये बात बतानी बस। ठीक, अब कौन कौन? इसके बाद कुंजनी वन आंदोलन, ये कहाँ हुआ? छोटी सी कहानी है कि एक जगह पड़ती है शिवपुरी, जहां से होती है रिवर राफ्टिंग। यहां से नरेंद्र नगर और हेवन नदी पड़ती है पौड़ी में। इस बीच का जंगल था और रास्ता यहां जाने का केवल एक है जो सड़क आज जा रही है, NH-58। ठीक, तो अब कुछ लोग, जगह पड़ती है आगरा खाल इसी में ही, वहां से कुछ लोग अपने पशुओं को लेके आ रहे थे। उनको वन चौकी पर एक कर है, कौन सा कर? पूंछड़ी कर। जब इसको लेकर विवाद हुआ, उन्होंने कहा जंगल में हम जा सकते हैं, हमारे जानवर हम कर देने के नहीं। वहां झगड़ा हुआ, विवाद हुआ बहुत बड़ा, और 6 आदमी राजा कर्मचारियों ने कैद कर लिए। तुरंत ही 3000 आदमी चारों तरफ के वहां पहुंच गए और उन लोगों ने न केवल 6 आदमियों को छुड़वा लिया, बल्कि जो कंजर्वेटर था उसे भी बंधक बना लिया। जितना ज्यादा कर्मचारी थे वो सब बंधक बना लिए। राजा को लगा यहाँ तो भयंकर हिंसा हो सकती है। राजा ने खुद, कीर्ति शाह ने खुद हस्तक्षेप किया, उनसे बात की। उसकी गारंटी पे सम्मान में कौन छोड़ दिए? उसके अधिकारी। और यह आंदोलन सफल हुआ इस कर के विरोध में। राजा को वचन देना पड़ा, वन पैमाइश रोक दूंगा और ये कर खत्म कर दूंगा। तो ये कर खत्म हो गया, पूछड़ी कर।
कौन से आंदोलन से? कुंजनी वन आंदोलन से। इस आंदोलन के नेता थे कौन? कुछ का नाम नोट कर लेना जरा। कुंजनी वन आंदोलन के नेता अमर सिंह। ये आंदोलन चलवाया अमर सिंह ने। अमर सिंह एक किसान नेता। ठीक, इसके बाद खास पट्टी आंदोलन। कहाँ? मुख्य टिहरी क्षेत्र, इसीलिए इसे खास नाम दिया। खास मतलब वही एरिया। और धनोल्टी, सुना का नाम कहीं है? टूरिस्ट प्लेस है टिहरी और धनोल्टी। इन क्षेत्रों में आंदोलन हुआ, कारण सिर्फ एक ही था, भू प्रबंधन या वनों की पैमाइश को रोकने के लिए। जिसका नेतृत्व कर रहे थे एक महिला, बेलमती। बेलमती। दूसरा कौन? भगवान सिंह और भरोसा राम। भगवान सिंह और भरोसा राम। ठीक, ये आंदोलन सफल रहा। और जब जनता मान ही नहीं रही थी तो राजा को, कीर्ति शाह को, यह कहना पड़ा क्या कि चलो एक तो तुम्हें देंगे हम हिस्सा, जो वनों में से कुछ बिकेगा उसमें तुम्हें भी कुछ हिस्सा देंगे, तुम शांत हो जाओ। और दूसरी बात, तुम्हारा बनवाएंगे कृषि बैंक। तो टिहरी में कीर्ति शाह ने सबसे पहले कृषि बैंक की स्थापना करवा दी। कृषि बैंक, एग्रीकल्चर बैंक बनवा दिया। अगला आंदोलन कौन सा था? सकलाना पट्टी। सकलाना पट्टी आंदोलन। ये क्या था? कभी प्राचीन काल में सकलाना क्षेत्र पड़ता है, राजा ब्राह्मणों को साथ लेकर आया था और उन ब्राह्मणों को कहां बसाया था? सकलाना पट्टी में, जिन्हें आज क्या बोलते हैं हम? सकलानी। ठीक, अब उन ब्राह्मणों को राजा ने दी थी मुआफी। मुआफी मतलब क्या? माफी, कि तुम्हें करों से माफी दे देंगे, तुम खाना कमाना, तुम अपना काम करना। इनके पास खेती होती थी, बहुत बढ़िया एरिया था, नदी के बिल्कुल पास का। अब राजा ने इन पे भी क्या लगा दिया? कर। इन लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। कर के विरोध में, वनों के विरोध में आंदोलन भयंकर बढ़ने लगा। इनके कर माफ करने पड़े। सकलाना क्षेत्र के अंदर हुआ आंदोलन। ठीक, सकलाना विद्रोह। इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने देवदार के वन बचाए और करों से अपनी माफी करवाई। कड़ाकोट और डूंगसिर का आंदोलन, यह कहां हुआ? यह आंदोलन हुआ कीर्तिनगर। कीर्तिनगर टिहरी में, भू बंदोबस्त के खिलाफ। कि भूमि के ऊपर तुम रोज क्या कर रहे? चकबंदी। दिक्कत क्या थी? क्यों चल रहा खेल? मान लिया एक गांव यहां है, इस साल गांव के आसपास यहां यहां खेती करते हैं किसान। राजा ने कहा ठीक है, इनके चक नाप दो, इतना इसका है, इतना इसका है, नाम रख दिए सबके, और अब लगान देना अपने हिसाब से। ठीक, अधिक पैदावार वाली जमीन थी अधिक लगान, कम पैदावार वाली कम लगान। लेकिन ये लोग मेहनती थे, इन्होंने कहा ठीक है चलो यहां भी ठीक करते हैं जमीन को। जहां जहां तक जमीन ठीक करके ये खेती के लिए तैयार होती, अगले साल राजा कहा था कि ठीक है इन्हें भी नापो दमादम, यानी कितने ही तुम बना लो, हम तो दमादम क्या कर देंगे, नाप के तुम्हारे नाम और तुमसे लेंगे कर। इससे लोग हो लिए परेशान। और नए नए भू बंदोबस्त जैसे अंग्रेज कर रहे थे, ऐसे कौन कर रहे थे? टिहरी के राजा। तो इसके खिलाफ कीर्तिनगर और घनसाली में, कीर्तिनगर और घनसाली में आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व कर रहे थे गोपाल सिंह राणा। गोपाल सिंह राणा। गोपाल सिंह राणा, क्लियर? गोपाल सिंह राणा को बोलते हैं टिहरी का शेर। राजा ने बहुत प्रताड़ित किया, 7 बार जुर्माने लगाए, जेल में डाल दिया, लेकिन यह आदमी हटा ही नहीं। गोपाल सिंह राणा। अंतिम में लोग जीते
और इनके दबाव में जो भू राजस्व है उसकी दर कम की गई कि ठीक है, जो लैंड रेवेन्यू टैक्स है वो क्या कर देंगे तुम्हारा, कम। ठीक। और इसके बाद जो सबसे खतरनाक आंदोलन था, रवा या तिलाड़ी का कांड, सब जानते हैं, केवल एक, अगले पांच बहुत कम को पता है। ठीक। ये क्या था? राजा तो जंगल बेच रहा था, लगान ले रहा था और मस्ती कर रहे थे, कभी लंदन में और कभी मुंबई में। तो राजा, इनके बाद कीर्ति शाह के बाद आया कौन, नरेंद्र शाह, और पढ़ा लिखा राजा नरेंद्र शाह। इसने आते ही सबका उद्देश्य एक था, कैसे वनों को ठिकाने लगाए और कैसे पैसे कमाए इससे। इसने आते ही एक नया वन सीमा निर्धारण कानून बना दिया और बताया था वनों की सीमाएं फैलते फैलते कहां पहुंच चुकी थी, गांव तक, और गांव वाले अब संघर्ष पे उतारू थे। तो रवाई नामक कस्बे की जनता इकट्ठी हो गई तिलाड़ी के मैदान में, एक टीले के ऊपर, तिलाड़ी के मैदान में। तारीख थी 30 मई 1930। और जैसे ही यहां का राजा तो कहां था, देश से, रियासत से बाहर, टिहरी का राजा बाहर थे नरेंद्र शाह, और टिहरी रियासत के दीवान चक्रधर जुयाल ने, चक्रधर जुयाल ने क्या कर दिया, ये टीला चारों तरफ से घेर लिया और गोलियां चलवा दी। 78 आदमी तो मौके पर ही मारे गए और बहुत से मरे बाहर, अर्थात 100 से अधिक आदमी मारे गए। इस घटना को नाम दिया उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कांड, और इसे कहा गया उत्तराखंड का डायर। ठीक। इतने भयंकर आंदोलन कहाँ हुए, टिहरी रियासत के समय। तो ये किसके आंदोलन थे? हमने ये बात सारी पढ़ी क्या, कि टिहरी में कैसे कैसे आंदोलन हुए, वो आंदोलन किसने किए इत्यादि, और कैसे वनों की लूट शुरू हुई, और कैसे जहां टिहरी में पुराने 3 ही शहर थे और राजा पे अपना राजमहल भी नहीं बन रहा था, और 30 साल राजमहल पूरे होने में लगे, और कैसे उसने पैसे की लूट से 3 नए शहर बसा दिए और चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया और भयंकर पैसे कमाए। उसी लूट को देखते हुए 1850 में लूट शुरू हुई थी। ठीक क्या बातचीत? जैसे ही ब्रिटिशर्स को पता लगा कि दुनिया भर के अंग्रेज कहाँ जा लिए हैं, भारत, स्टार्टिंग में व्यवस्था थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ राज चल रहा था, सबको जानकारी है। और ईस्ट इंडिया कंपनी में स्टार्टिंग में एक दिक्कत थी बहुत बड़ी, कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते करते अपना व्यक्तिगत व्यापार भी कर सकते हैं। कपास मिल जाए, जहाज में लदवाओ, लंदन ले जाओ, जूट मिल जाए, उसे ले जाओ, चावल दाल खाने के सामान जो आपको लगता हो, चाय या कुछ भी, उन्हें कहाँ ले जाओ, विदेशों में। तो इसी व्यापार का फायदा उठा के बहुत से आदमी पैसे वाले बनते जा रहे थे, जिनमें से एक का नाम था वारन हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी में आके क्लर्क बना और कहां तक पहुंचा, गवर्नर जनरल तक, भारत का पहला गवर्नर जनरल या बंगाल का गवर्नर जनरल। अब इनकी लूट को देखते हुए दुनिया भर के आदमी कहाँ आ रहे थे, भारत में, और वो भी लूट रहे थे और तगड़े पैसे कमा रहे थे। जो हर साल क्या दे रहे हो, 10,000 रुपये, वो कितने कमाते होंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी भी और ऐसे लोग भी भयंकर लूट रहे थे। इसी दौर में ब्रिटेन ने अपने आदमियों को यहां भेजना शुरू कर दिया, इसे भेजा आदमी को। तो इनकी एंट्री भारत में होती है 1865 में। उससे पहले सेवा कहां दे रहे होते हैं, बर्मा में। इन्हें जिम्मेदारी दी गई, कौन है आदमी, भारत की वानिकी का पिता, द फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री। आज भारत में वनों की जितनी भी रिसर्च है A to Z, उसे करने वाला भी यही आदमी है। संस्थान खोलने वाला, नियम बनाने वाला, जिस नियम कानून को लेकर आज हम चल रहे हैं, वो सब भी इसकी देन है।
चिपको मूवमेंट आने वाला, चिपको से पहले कहानी है ये। ठीक, तो 1865 में डेट्रिच ब्रैंडिस, डेट्रिच ब्रैंडिस, ये आदमी भारत में आया। भेजने वाली कौन थी? ब्रिटिश सरकार। और कैसे बचाएं उत्तराखंड को और भारत को इन वनों की लूट से? तो इन लोगों ने वनों की लूट हम करेंगे, उसके लिए रिसर्च ढांचा सब खड़ा किया। वनों की लूट तब हो सकती है जब आपको यह पता हो इस पेड़ का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है। ठीक, तो इन लोगों ने इस बात का अनुसंधान शुरू कर दिया। आपके हमारे विकास के लिए कुछ नहीं खोला, केवल अपने विकास के लिए खेल शुरू किया। तो 1865 में भारत में इसने आते ही क्या क्या मुख्य काम किए? एक तो भारत में क्या बनवाई, इसके एक साल पहले ही 1864 में देश में इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस बनी, इसका नाम आज क्या है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो भारत में आईएफएस का जनक कौन है आदमी? डेट्रिच ब्रैंडिस। इसने तुरंत ही, इसका नाम पहले क्या था? इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस। इसने तुरंत ही भारत में आते ही पहले भारत का वनों का प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया और यह बना भारत का प्रथम वन महानिरीक्षक। फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम वन महानिरीक्षक। और इसके ही योगदान से भारत में वन कानून बना सबसे पहली बार। नोट कर दो जरा उसका नाम, डेट बस। 1865 में बनी आईएफएस, डेट ठीक करो बस, 1865 में। ठीक, ये भारत में रहे वन महानिरीक्षक 1864 टू 1883। पीडीएफ में है नहीं, कृपया नोट कर ले, 1883। और 30 साल के आसपास तक कुल सेवा दी इन्होंने अलग अलग कंट्रियों में। 1856 से पहले बर्मा में, उसके बाद अन्य। ये थे एक जर्मन ब्रिटिश वनस्पति विज्ञानी, जर्मन ब्रिटिश वनस्पति विज्ञानी, जिन्होंने 1856 में सेवा दी बर्मा में, उसके बाद कहाँ आ गए? भारत। और इनके योगदान से ही सबसे पहले 1865 में, 1865 में भारत का पहला वन अधिनियम बना, इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट, जिसमें 1878 में बहुत बड़ा संशोधन हुआ। और जिसमें अगला कब हुआ? 1927 में। यानी 1927 का वन अधिनियम भारत में आज तक चल रहा है, टिल डेट भी, 2022 में भी, जो 100 साल से अधिक पुराना है, जो जंगलों में वनों की लूट के लिए बनाया गया था। और इन्होंने वनों के रिसर्च के लिए देश का सबसे बड़ा संस्थान खुलवाया 1906 में, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल, जिसका नाम बाद में क्या रखा गया? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एफआरआई, देहरादून। तो एफआरआई खुलवाने वाला कौन? डेट्रिच ब्रैंडिस। इनके इसी योगदान के लिए इन्हें 2 पुरस्कार मिले, एक कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, भारतीय एम्पायर का सहयोगी, 1878, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर। और दूसरा पुरस्कार मिला नाइट कमांडर या नाइटहुड, नाइट कमांडर, 1887। और इनसे अलग इनकी एक किताब है जो बहुत फेमस है, जिसका नाम है द ट्री। पूरे वर्ल्ड में उस समय की दुनिया की पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियों की किताब थी, जो आई थी 1906 में, डेट्रिच ब्रैंडिस की। तो अंग्रेजों ने क्या सबक लिया और कैसे वनों का प्रशासनिक ढांचा
और उसके कानून बनाने शुरू कर दिए, जिनके जनक थे कौन? डेट्रिच ब्रैंडिस, ये आदमी। ठीक क्या बातचीत? और उसके बाद अगला मोमेंट, ओके बातचीत क्या? अगला मोमेंट कौन सा है? हमें जरूरत है इसकी। मोमेंट ये है, लेकिन चलते जरा यहां से। क्या? कभी राजस्थान में एक आंदोलन हुआ 1730 में, लगभग 200 वर्ष पहले, जब राजस्थान में जोधपुर के राजा ने वहां के खेजड़ी के वृक्ष को काटने के लिए आदमी भेज दिए। और कहा? खेजलडी गांव में। और वहां का बिश्नोई समुदाय जीव जंतु और पेड़ पौधों की भयंकर सेवा करता है। उसने आंदोलन किया, जिसे कहते हैं राजस्थान का चिपको आंदोलन। तो चिपको से पहले भी ये आंदोलन चला था, ये उसका ही फोटो है एक प्रतीकात्मक। ठीक, जोधपुर के महाराज के विरुद्ध बिश्नोई समुदाय का आंदोलन खेजलडी गांव में खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए 1730। ऐसा ही एक आंदोलन कहाँ हुआ था? 1983 में, जिसका नाम था एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन, जिसमें कर्नाटक के गांव वालों ने 38 दिन तक पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा की थी। तो पूरे भारत में इसे कहते हैं कर्नाटक का चिपको आंदोलन, और ये किसका है? राजस्थान का चिपको आंदोलन। ठीक, दोनों पीडीएफ के अंदर है बाकायदा। अब किसकी बात है? अब बात है इसकी। कौन? अगला आंदोलन है आजाद भारत का सबसे पहला आंदोलन। किसका? वनों का आंदोलन या पर्यावरण का आंदोलन। पायनियर ऑफ फॉरेस्ट मूवमेंट इन इंडिया, यानी वन आंदोलनों का अग्रदूत। तो कहानी सुनिए बस थोड़ी सी एक बार, सब नोट्स में लिखा रखा, कुछ नहीं लिखना। 1962 में चंडी प्रसाद भट्ट ने एक संघ बनवाया, जिसका नाम था दसोली ग्राम स्वराज संघ, जिसका काम यह था वन या पर्यावरण को बचाना इत्यादि। दसोली के बारे में कुछ बताइए जी सभ्यता जी। दसोली क्या है? दसोली का नाम सुना क्या आपने? सुनीता ऋचा, सुरेश चंद्र सती, रेणु रोशनी। दसोली क्यों प्रसिद्ध है? पढ़ रखा हमने, नए आदमी को सब बताना, इसलिए रोक दिया मामला। उत्तराखंड का यह क्षेत्र बताइए। एक आ रखा था क्वेश्चन, उत्तराखंड में कहां पर? लोअर में क्वेश्चन था। दुर्योधन के मंदिर मिलते हैं, ठीक क्या? दुर्योधन के मंदिर कहां थे? जो जोनथार क्षेत्र है। अब क्वेश्चन ये है, उत्तराखंड में कौन से स्थान पर लोग दशहरा नहीं मनाते और वो रावण को पूजते हैं? उसी गांव का नाम क्या है? दसोली, जो पड़ता है कहां पर? जनपद चमोली में। रावण ने इसी गांव में स्थित हमन कुंड में अपने 10 सिरों को उतार कर भगवान शिव को समर्पित किया था, और 10वां सिर उतारते समय भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए थे। यह कथा जनता के द्वारा सुनी गई, इसीलिए 10 सिर वालों के नाम पे क्या नाम पड़ा? दसोली, जनपद चमोली में। वो हमन कुंड आज भी है चमोली में ही, उसी गांव में ही। और ये लोग इसे मानते हैं भगवान, कि भगवान शिव का पदार्पण इस क्षेत्र में करवाने वाला कौन था? शिव भक्त। कौन? रावण। इसीलिए दशहरा नहीं मनाते और रावण के पुतले नहीं फूकते। तो कौन है? दसोली, चमोली का जोशीमठ के पास का क्षेत्र, ग्राम स्वराज संघ। अब एक ऐतिहासिक घटना हुई बहुत बड़ी। 20 जुलाई 1970 को
उत्तराखंड की हिस्ट्री में उस समय की सबसे भीषण बाढ़ आ गई, जिसमें चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी भयंकर प्रभावित हुए। और चमोली का तो 400 किलोमीटर का पूरा हिस्सा ही ध्वस्त हो गया, पुल आदि टूट गए। इस भीषण बाढ़ से कैसे बचे? तो 1972 में चंडी प्रसाद भट्ट ने, क्योंकि पहाड़ में आज भी आदमी कम रहते हैं और पहले भी कम ही थे, पलायन बड़ी मात्रा में है, और पहाड़ का पूरा बोझ व जिम्मेदारी कौन उठा रही है? पहाड़ की महिला, जो इतनी मजबूत है कि चट्टान से भी भयंकर मजबूत। ठीक, 1972 में चंडी प्रसाद भट्ट ने इस बाढ़ के नुकसान को कम करने के लिए वहां करवाना था वृक्षारोपण, उसके लिए हर गांव में बनवा दिए महिला मंगल दल। महिला मंगल दल। और इन महिला मंगल दलों में एक गांव में अध्यक्ष कौन बनी? रेणी गांव में इनके अध्यक्ष बनी गोरा देवी, क्योंकि वहां पुरुष की मात्रा कम है। गोरा देवी। अब 1972 ही वो साल था जब एक पेड़ वहां सबसे महत्वपूर्ण है, अभी क्वेश्चन आ रखा था फॉरेस्ट रेंजर से पहले कि चमोली का चिपको आंदोलन किस वृक्ष के लिए हुआ था? तो कौन सा वृक्ष था? अंगू। अंगू की लकड़ी इतनी महत्वपूर्ण है, दो ही पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है, अंगू व देवदार। ये अल्टीमेट पेड़ है। ठीक, क्या देवदार नंबर 2 का क्या? एक तो इसकी लकड़ी ना तो फैलती ना सिकुड़ती, ठीक, और बहुत लंबा चलती है, चाहे रात दिन पानी में रखो उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो रेलवे के जो स्लीपर बन रहे थे, कौन से? बैठने वाले और पटरियों के बीच लगाने वाले, वो सारे किसके थे? अंगू के ही। तो पूरे वर्ल्ड में अंगू की डिमांड थी, और ये पेड़ केवल हिमालय के अंदर ही मिलता है, उच्च हिमालय में, नीचे भी नहीं मिलता है। इसे काटने के लिए कंपनी लगातार प्रयास कर रही थी। तो 1972 की एक घटना है जब उत्तर प्रदेश कला अकादमी, उत्तर प्रदेश कला अकादमी, उसे कलाकृतियां बनाने के लिए इस पेड़ की लकड़ी की आवश्यकता थी जो हर वर्ष चले, उसे पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी गई। और सेकंड, जो गांव के लोग थे, इस पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल होता है किन्हें किन्हें? खेल सामान बनाने में, खेलों के सामान बनाने में। और दूसरा कहाँ होता है? हथियारों में, हथियारों के बट बनाने में इत्यादि में। तीसरा कहाँ? तीसरा सामान है रेलवे में, पटरियों और स्लीपर में। और चौथा कहाँ? जो खेती के कार्य होते हैं, बैलों का जुआ हो, हल हो, इत्यादि हो। पहाड़ों में खेती करना चुनौती है, तो जितने सामान हल्के होंगे पशु उतना अधिक काम कर पाएंगे, तो वो केवल किसके बनते हैं? अंगू की लकड़ी के। तो अब जो कंपनियां थी वो लूट मचाई कर रही थी, कहाँ? सरकार के साथ मिलके। और किसानों को, इस संघ को अनुमति नहीं मिली पेड़ काटने की, केवल कितना? 1-2 पेड़, जिससे क्या बन जाए? गांव वालों के सामानों के उपकरण। और उत्तर प्रदेश कला अकादमी को मना कर दिया। और उसी सेम टाइम पे 2541 पेड़ काटने की अनुमति किसे दे दी? साइमंड कंपनी इलाहाबाद, साइमंड कंपनी इलाहाबाद को, जिसका भयंकर विरोध शुरू हो गया गांव गांव हर जगह। यह विरोध सबसे पहले शुरू किया चंडी प्रसाद भट्ट ने। डेट नोट कर दो जरा बस, चंडी प्रसाद जरा लिखो, ये है नहीं पीडीएफ में। चंडी प्रसाद भट्ट ने 14 फरवरी 1974 को, चंडी प्रसाद भट्ट ने 14 फरवरी 1974 को इसके विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया, गांव गांव गली गली। और कंपनी कह रही थी, कंपनी का नारा था क्या? क्या है जंगल के उपकार? कौन कह रही है बात? कंपनी। क्या है जंगल के उपकार? क्या है जंगल के उपकार? लकड़ी, लीसा और व्यापार। लकड़ी, लीसा और व्यापार। इसके जवाब में
चंडी प्रसाद भट्ट ने जो नारा दिया वो क्या था? क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ठीक। अब ये आंदोलन चल पड़ा और चंडी प्रसाद भट्ट ये कह रहे थे कि हमें कोई विरोध नहीं है, सेना के, खेल के सामानों के सबकी पूर्ति आप कर लो, लेकिन कृपया खेती किसानों की भी पूर्ति होनी चाहिए। इन्हें बंद करके केवल इन्हें लुटवाओ आप इनके हाथों, तो हम इसके विरुद्ध आंदोलन करेंगे। उसी दौरान जब ये आंदोलन चल रहे थे तो सेना ने एक क्षेत्र है लता गांव, कौन? लता गांव, रेणी गांव के बिल्कुल बराबर में, रेणी गांव, लता गांव और तपोवन क्षेत्र के बहुत बड़े हिस्से को सेना ने अधिग्रहण किया था और सेना वालों ने जानबूझ के मिलकर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ गोपेश्वर तहसील में सबको बुला लिया, जितने पुरुष थे, और गांव में कौन रह गए? बस खाली महिला। और तहसील वालों ने किसे भेज दिए? ठेकेदार और लंबरमैन या लकड़हारों को काटने के लिए, और गांव में केवल कौन थी? महिलाएं। तब रेणी गांव में 23 वर्षीय विधवा महिला 27 अन्य महिलाओं के साथ पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करती है। कौन? गोरा देवी। किस तारीख को? 26 मार्च 1974 को। और इन्हें बचाती है। इसीलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया और ये पूरे भारत में फेमस हो गया। इससे यूपी गवर्नमेंट भयंकर डर गई। ढोल नगाड़े इत्यादि के साथ लोग कहाँ पहुंचते? जंगलों में, और दो काम का विरोध करते, वनों की नीलामी और उनकी कटाई। इसके विरुद्ध तुरंत ही यूपी गवर्नमेंट ने 9 मई 1974 को एक कमेटी बनाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में, वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में, जिन्होंने कुछ बातें कही कि अगले 10 वर्षों तक व्यावसायिक वन कटान को बंद कर दो बिल्कुल। अगले 10 वर्षों तक जो कमर्शियली वन काट रहे हो, व्यावसायिक वन कटाई पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। दूसरा, 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वन कटाई क्या कर दी? प्रतिबंधित। और इसके अलावा क्या युद्ध स्तर पर क्या लगाइए आप? वन। युद्ध स्तर पर वनारोपण हो। सरकार ने सिफारिश मान ली। इसके बाद भी जानबूझ के दो काम करते रहे। वनों की जनता को दिखाने के लिए कमेटी बनाई, झूठ मूठ में कुछ सिफारिशें आई, वो कह दी ठीक है मान ली। वनों की नीलामी और कटाई फिर भी जारी रही। इसके विरुद्ध अब सब लोग इकट्ठा हो गए पूरे उत्तराखंड में और जगह जगह आंदोलन शुरू हो गए। एक डेट थी कि नैनीताल में एक होल में, जिसका नाम था सैले होल, यहां पर वनों की नीलामी हो रही थी, जिसमें जनता ने सैले होल ही फूंक दिया। ढोल नगाड़ों के साथ जाते और सब कुछ बंद कर देते। ये डेट लिखो किस तारीख की बात थी। जी ऊपर जिने में पहुंच जाओ आप बस। हाँ जिने में डेट थी 27 नवंबर 1977। इनसे बाहर नहीं पढ़ना, अक्सर भी हम इतना डीपली पढ़ रहे, इससे बाहर आना असंभव है। तो आप तो बस इसे बार बार रिवाइज करो। 27 नवंबर 1977 पहले होल कहाँ फूंक दिया? नैनीताल में जनता ने। और इसके बाद जब फिर भी काम ना रुका, फिर भी नीलामी हो रही, कटाई चल रही, फिर 9 जनवरी तक, अब तक तुमने इस आंदोलन में किसका नाम नहीं सुना? सुंदरलाल बहुगुणा का। किसका नाम हरा बार बार? चंडी प्रसाद भट्ट का। 9 जनवरी 1978 को सुंदरलाल बहुगुणा ने, सुंदरलाल आमरण अनशन शुरू कर दिया कि अब तो मरेंगे।
अगर ये बंद नहीं करते तो। और 13 दिन का उपवास किया और इतना भयंकर दबाव पड़ा, तत्काल काम रोकना पड़ा। कंडीशन ये आ गई कि 1977 से 1978 आते आते पूरे राज्य के अंदर वनों की नीलामी और कटाई के विरुद्ध भयंकर जनता खड़ी हो गई। और 1978 की फरवरी में इतना बड़ा आंदोलन हुआ जिसे कहते हैं उत्तराखंड का जन वन आंदोलन, जिसमें उत्तराखंड में सबसे पहली बार आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या की गई, हड़ताल व तालाबंदी। यानी उत्तराखंड बंद व हड़ताल सबसे पहली बार हुई वन आंदोलन के समय फरवरी 1978 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। और इसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा ने पूरे उत्तराखंड में वनों के नीलामी कटाई के विरोध में पद यात्राएं शुरू की। और यह आंदोलन कहां पहुंच गया, पूरे उत्तराखंड में, और वहां से कहां तक, संयुक्त राष्ट्र संघ तक। और इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप इस देश में क्या बना, वन अधिनियम 1980। वन अधिनियम 1980 जो इसी आंदोलन की बहुत बड़ी देन थी। और वनों के अंदर कटाई को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया तब से लेके आज तक। नहीं तो वन अधिनियम 1927 चल रहा था इससे पहले, जहां व्यावसायिक वन कटाई सरकार चाहे तो कर सकती है, और वो कर रही थी बराबर, जिससे आंदोलन खड़े हुए। तो पहले आंदोलन होते हैं टिहरी में, उनसे कौन सबक लेती है, गवर्नमेंट ब्रिटिश, और वो फिर करती है अपनी लूट उन्हें देख देख के। और फिर खड़ा होता है आंदोलन, और फिर क्या चलता है, चिपको आंदोलन। यानी आंदोलन पहले टिहरी में हुए, फिर ब्रिटिशर्स ने अपने क्षेत्रों में वनों की लूट शुरू की, उनके विरुद्ध शुरू हुए। और फिर कहां पर, फिर शुरू हुआ क्या खेल, जब हम आजाद हुए तो यूपी गवर्नमेंट ने उत्तराखंड को भयंकर लूटा, और उसके बाद बना वन अधिनियम 1980, जिसमें 2019 तक कई बार चेंज किए जा चुके हैं। इसी के बाद दो कानून और महत्वपूर्ण बने। कौन सा, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके बाद बना क्या, जैव विविधता, बायो डाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता प्रोटेक्शन एक्ट, संरक्षण अधिनियम, कब, 2002। और एक बना कि जो वनों में रहते हों जनजाति या वनवासी लोग, उन्हें वनों के अधिकार मिलने बहुत जरूरी हैं। वनाधिकार अधिनियम 2006 आएगा, पक्का ध्यान रखना जरा कहीं ना कहीं। वन अधिकार अधिनियम 2006 जो लागू हुआ 2008 अगस्त से। ये थे उत्तराखंड के वन आंदोलन। एक की बात और करते हैं, ये पीडीएफ के अंदर हैं। दो सबसे बड़े आंदोलन थे, उनकी पूरी कहानी थी और डीपली बताने थे। बाकी है इंफॉर्मेशन ये रही, देखो जरा। एक आंदोलन का नाम क्या, डूंगी पैंतोली आंदोलन, चमोली में चला बांज के हरे जंगल को बचाने के लिए महिलाओं के द्वारा। पानी राखो, हमने एक बात पढ़ी थी क्या, कि टिहरी का एक एरिया ऐसा है पोड़े गढ़वाल तक फैला हुआ, जहां पर दिक्कत एक चीज की है कि उसे कहते हैं उत्तराखंड की छत, जिसका नाम है क्या, दूधा तोली। यहां से बहुत सी नदियां निकलती हैं, लेकिन इस ऊंचे भाग के ऊपर पानी रुकता ही नहीं, तो यहां जल संकट है। ये उसके लिए चला आंदोलन, पानी राखो आंदोलन। 1980 के दशक में पौड़ी के उपरेखाल क्षेत्र में, और कौन, दूधा तोली विकास संस्थान के शिक्षक डॉक्टर सच्चिदानंद भारती के द्वारा, जिन्हें कहते हैं वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड, सच्चिदानंद भारती के द्वारा। ये अब तक लगा चुके हैं 15 लाख से अधिक पेड़ अलग अलग प्रकार के, जिनसे वहां पानी की मात्रा बढ़े। अगला कहां चला, रक्षा सूत्र आंदोलन, जैसे पोंची मानते हैं। 1994 में टिहरी में भिलंगना के जंगलों को बचाने के लिए वन कटाई से उन पे क्या बांध के, रक्षा सूत्र।
अगला कौन, ये हम पढ़ चुके, ये है बस लास्ट, मैती आंदोलन। मैती आज का सबसे बड़ा वन आंदोलन ये है। कब स्टार्ट हुआ? 1996 में। कहां पर? ग्वालदम चमोली के राजकीय इंटर कॉलेज के शिक्षक कल्याण सिंह रावत के द्वारा, कल्याण सिंह रावत के द्वारा। इस पे शादी विवाह के अवसर पर, शादी विवाह के अवसर पर वर वधू एक पौधा लगाते हैं और जिसका देखभाल उसी गांव में बना हुआ मैती संगठन करता है, जिसमें केवल अविवाहित लड़कियां ही भाग लेती हैं और इनकी अध्यक्षा एक लड़की ही होती है। तो हर गांव में क्या बने पड़े? मैती संगठन। और वर वधू लगाते हैं पौधा, उसका ध्यान कौन रखते हैं? गांव की अविवाहित लड़कियां जो मैती संगठन में होती हैं। इसकी हेड भी कौन होती है? कोई लड़की ही। चला किसने? कल्याण सिंह रावत ने। मैती शब्द का अर्थ है मायका। तो जंगलों गढ़वाल में लोग क्या बोलते हैं? मायका भी। ठीक, ये थे वो आंदोलन जो उस दौरान हुए। उत्तराखंड का वन। अब केवल क्या बचा हुआ? क्लास मेरी तो होनी मंगलवार में है, लेकिन कल क्लास किसकी है? 10 से लेके 4 तक क्लास ले लो, और टेस्ट भी है, वो तो है एक्स्ट्रा। टेस्ट लोअर का तैयार है, वो मिलेगा आपको। लेकिन 10 से 4 तक 2-2.5 घंटे एक, 2-2.5 घंटे एक। क्या? एक तो करंट अफेयर्स और एनवायरमेंट और एक हिस्ट्री। टाइमिंग में आप ग्रुप में डलवा रहा, अभी एक बार टीचर से बात करके। कहीं दिक्कत आए तो बताना आप। अभी क्लास चलने वाली दोनों, एनवायरमेंट की भी और हिस्ट्री वाली भी। जितना पानी वानी पी लो।